अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ये लांच या तो कोस्ट गार्ड वालों की थी या मछलियां पकड़ने वाली लांच थी। मेरा दिल इसलिए धक से रह गया था कि कहीं मैं उस मनहूस इसराइली जजीरे पर वापस तो नहीं पहुंच गया। लेकिन इस किस्म की बड़ी लांचें इसराइलियों के पास नहीं थीं। अब मुझे कुछ लोग लांच के ऊपर खड़े नजर आने लगे। उनके जिस्मों पर सिर्फ तहबंद थे, उनके सर नंगे थे। ये बर्मी लोग मालूम नहीं होते थे। लांच वालों ने हमारी कश्ती को लहरों में डूबते उभरते देख लिया था और वो हमें बचाने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। एक आदमी ने हाथ में रस्सा भी पकड़ रखा था। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि पिस्तौल और चाकू निकाल कर आहिस्ता से समंदर में गिरा दिया। फिर सोनिया के कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, सोनिया, अगर तुम होश में भी हो तो अपने आप को बेहोश जहर करना। एक लांच हमारी तरफ बढ़ रही है। मुझे नहीं मालूम कि यह किस मुल्क की लांच है। कोई आवाज़ मुंह से ना निकालना, मैं भी खुद को बेहोश जहर करूंगा। माहीगीर लांच के इंजन की आवाज़ करीब आ गई। मैंने अपना सर जहां रखा था वहीं रहने दिया और कोई हरकत ना की। लांच का अगला हिस्सा और उसके अरशे पर खड़े नंगे सियाह जिस्म वाले दुबले पतले माहीगीर मुझे साफ नजर आ रहे थे। उनके नक्श बर्मी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी लग रहे थे। मेरे खुदा, कहीं हम इंडिया के साहिल पर तो नहीं पहुंच गए। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने आप को यूं जहर किया जैसे मैं बेहोश हूँ। मैं बेहोश रहकर एक तो इन लोगों के सवालात से बचना चाहता था, दूसरे मैं इनकी ज़बान और गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाना चाहता था कि अगर मैं इंडिया के साहिल के करीब पहुंच गया हूँ तो ये लोग किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे बारे में इनका रवैया कैसा है। मैंने आंखें बंद कर लीं। लांच के माहीगीरों की आवाज़ें आने लगीं। मैं उनकी ज़बान समझने की कोशिश करने लगा। समुद्री लहरों के शोर की वजह से उनके अल्फाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर समंदर में किसी ने रस्सा फेंका और जैसे दो आदमियों ने समंदर में छलांग लगा दिया। मेरे जिस्म से किसी का हाथ टकराया। उसने चिल्लाकर कहा, एक औरत भी डोंगी में है, दोनों बेहोश हैं। यह जुमला तेलुगु ज़बान में अदा किया गया था। मैं दिल महसूस कर रह गया। यकीनी तौर पर हिंदुस्तान का मशरकी साहिल था। तेलुगु ज़बान हिंदुस्तान के मशरकी साहली इलाकों में तामिल के साथ ही बोली जाती थी। हम गड्ढे से निकलने की कोशिश में कुएं में गिर गए थे। हमारी कश्ती बर्मा की तरफ निकल जाती तो बचाव हो सकता था, लेकिन इंडिया तो हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क था। अब क्या हो सकता था? तूफान ने हमारे साथ कोई पुराना बदला लिया था और हमें खलीज बंगाल में बर्मा या बांग्लादेश के साहिल की तरफ ले जाने की बजाय इंडिया के मशरकी साहिल पर लाभ फेंका था। हमें पर्सन के एक छींगे में डालकर लांच के अरशे पर ले जाया गया। मैं तेलुगु ज़बान रवानी से बोल नहीं सकता था, मगर उसे समझ लेता था। ये माहीगीरों की लांच थी। उनकी बातों से मालूम हुआ कि उन्हें समंदर में निकले चौथा रोज था और अब वह मछलियां पकड़कर वापस जा रहे थे। इस इलाके में तूफान का ज़्यादा जोर नहीं रहा था। हमें अरशे पर लिटा दिया गया था। एक आदमी मुझे उठा करके मेरी कमर को दबाने लगा ताकि मेरे मैदे में गया हुआ समुद्री पानी बाहर निकल जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, एक भारी भरकम आवाज़ है, इसे होश आ रहा है, औरत अभी तक बेहोश है। रजवाड़े कटोरे में गरम गरम कॉफ़ी डालकर ला। वो तेलुगु ज़बान में बोल रहे थे। एक माहीगीर ने ज़बान तमिल में कहा, यह मर्द तो मद्रासी लगता है, इस ख्याल से कि कहीं यह मेरा डॉक्टरी मुआयना न करने लगे। मैंने खुद ही आंखें खोल दी और तमिल में पूछा, मैं कहाँ हूँ? मेरे इर्द गिर्द घुंघरियाले बालों और धूप में जले हुए गहरे सांवले चेहरों वाले माहीगीर खड़े थे, जिनके जिस्मों पर सिवाय घुटनों से ऊपर तक के मेले कुचेले साफों के और कुछ नहीं था। भारी आवाज़ वाला आदमी मेरे पास बैठ गया। रजवा माहीगीर कॉफ़ी की केतली और कांसी की कटोरी लेकर आ गया। ये लो कॉफ़ी पियो, घबराओ नहीं, तुम बच गए हो। मैं आहिस्ता से उठकर बैठ गया। मैंने सोनिया की तरफ देखा। वो या तो वाकई बेहोश थी या फिर बेहोश हो जाने की अदाकारी कर रही थी। मैंने तमिल में कहा, यह मेरी मालकिन की बहन है, दिल्ली से अपनी बड़ी बहन के पास पांडिचेरी आई थी। कश्ती में समंदर की सैर के लिए मेरे साथ निकली तो तूफान ने हमें घेर लिया। फिर हमें कुछ खबर नहीं रही और मैंने कॉफ़ी का घूंट बड़ी मुश्किल से निकल लिया। गरम गरम कॉफ़ी ने मेरे सारे जिस्म को जैसे टकोर सी कर दी थी। भारी आवाज़ वाले सियाफाम आदमी ने घुटनों तक धोती के साथ जिस्म पर सलूका भी पहन रखा था। मालूम होता था कि वो इस लांच का मालिक या मालिक का करिंदा है। उसने पूछा, तुम्हारी मालकिन की बहन का और तुम्हारा क्या नाम है? मैंने मसमी सी शिकल बनाकर उसे बताया कि मेरा नाम चंद्रन है और मैं अपनी मालकिन के कॉफ़ी के बाग में नौकर हूँ।
मेरी मलकन की इस छोटी बहन का नाम मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन सब इसे पिंकी कहकर बुलाते थे। सोनिया का कोई फर्जी हिंदवाना नाम मैंने इसलिए नहीं बताया था कि अगर वाकई सोनिया होश में नहीं है तो होश में आने के बाद न जाने अपना क्या नाम बता दिया। मगर सोनिया होश में थी। उसने आंखें खोल कर देखा और उर्दू में बोली, हम कहाँ आ गए हैं? क्या मैं पांडिचेरी में हूँ? मैं दिल में खुश हुआ कि उसने मेरे बयान को सुन लिया था जो मैंने माहीगीरों को दिया था और जिसमें अपने आप को पांडिचेरी में अपनी मलकन की काफ़ी एस्टेट का मुलाजिम बताया था। इन माहीगीरों ने हमें चावल की बनी हुई रोटी, पीसी हुई सुर्ख मिर्चों की चटनी के साथ दिया। रोटी खाकर हमारी जान में जान आ गई। थोड़ी सी काफ़ी और पी। उनके मुखिया ने उन्हें लांच को गढ़ीवाड़ा की तरफ ले चलने को कहा। मछेरे इधर उधर अपने काम में लग गए। लांच का इंजन जो बंद कर दिया गया था फिर से स्टार्ट हुआ। लांच ने समुद्री मौजों पर निस्फ चक्कर काटा और एक तरफ को रवाना हो गई। मैं और सोनिया अर्शे पर तनहा रह गए। हमने लांच के जंगले से टेक लगा रखी थी। मैंने आहिस्ता से उसकी तरफ देखे बगैर कहा, यहाँ तुम्हारा नाम कांता होगा, तुम दिल्ली की रहने वाली हो। पांडिचेरी में तुम्हारी बड़ी बहन अलकनंदा का काफ़ी का बाग है। तुम मुझसे मिलने दिल्ली से पांडिचेरी आई थी। मैं तुम्हारे बाग में मुंशीगिरी करता हूँ। मेरा नाम चंद्रन है। तुम्हारा लक़ब पिंकी है। तुम मेरे साथ समंदर की सैर को निकली थी कि कश्ती तूफान में घिर गई और हम समंदर में भटक गए। लांच का मुखिया बीड़ी पीता हमारे पास आकर बैठ गया। भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमारी नज़र तुम पर पड़ गई। हम तो मछलियाँ पकड़ने के बाद वापस जा रहे थे। आज हमारी वापसी का दिन था। रजवा ने समंदर में डोंगी को देखा तो शोर मचा दिया। मैंने तमिल में कहा, दादा तेलुगु थोड़ी थोड़ी जानता हूँ। मेरा जन्म पांडिचेरी में हुआ था। मैं चूल्हा ब्राह्मण हूँ। मुखिया ने हाथ जोड़ दिए और तमिल जबान में बोला, चूल्हा ब्राह्मण तो हमारे मई बाप हैं, फिर आप इनके नौकर क्यों हैं? चूल्हा ब्राह्मण तो बड़े ज्ञानी विद्वानी होते हैं। ये मुझे मालूम नहीं था कि चूल्हा जात के लोग इल्म दाने सिखाने का ही फरीज़ा अंजाम देते हैं। मैंने जल्दी से कहा, मैं अपने मलकन के यहाँ मुंशी भी हूँ और वहीं संस्कृत भी सिखाता हूँ। मुखिया बोला, जयराम जी की, आप तो संस्कृत के भी विद्वानी हैं। आपकी जान बचाने से मेरा जन्म सफल हो गया महाराज। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि गढ़ीवाड़ा कौन सी बंदरगाह है जिस तरफ ये लांच जा रही है, लेकिन मैं आज खुद मुखिया से नहीं पूछना चाहता था क्योंकि पांडिचेरी के रहने वाले को कुदरती तौर पर इस इलाके की खबर होनी चाहिए थी। मैंने बातों ही बातों में कहा, मैं गढ़ीवाड़ा कभी नहीं गया। सुना है यहाँ बहुत बड़ी मछली मंडी है। जाहिर है जहाँ ये मछलियों से भरी हुई लांच ले जा रहे हैं वहाँ मछली मंडी का होना लाजमी था। मुखिया ने कहा, गढ़ीवाड़ा मछलियों की भारी मंडी है। ये तो आपके तमिलनाडु प्रांत के बिल्कुल ऊपर है। मैं समझ गया कि यह आंध्र प्रदेश की कोई बंदरगाह होगी क्योंकि तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश था जो पाकिस्तान बनने से पहले हैदराबाद दक्कन की रियासत का इलाका था। गोया हम हैदराबाद रियासत के शैली इलाके की तरफ जा रहे थे। मैंने फ़ौरन कहा, अच्छा अच्छा, अब समझ गया, ये आंध्र प्रदेश की बंदरगाह है। मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल आंध्र प्रदेश की बंदरगाह है। हमारा माल तो आपके पांडिचेरी में जाता है। ये लांच मेरे मालिक की है। मैं उसका मुख्तियार मुखिया हूँ। तुमने अपनी मालकन की बहन का नाम नहीं बताया। मैंने सोनिया की तरफ देखा और बड़े अदब से हिंदी जबान में कहा, अपना नाम इन्हें बता दीजिए। फिर मुखिया की तरफ मुतवज्जे होकर बताया कि मेरी मालकन और इसकी बहन दिल्ली प्रांत की रहने वाली हैं। मालकन तो तमिल तेलुगु बोल लेती है मगर ये उनकी बहन सिवाय उर्दू हिंदी के दूसरी कोई ज़बान नहीं जानती। सोनिया ने माथे पर आए हुए बालों को पीछे हटाते हुए कहा, मेरा नाम कांता है। मैं दिल्ली के स्त्रियों के स्कूल में पढ़ाती हूँ। मुखिया ने खुश होकर कहा, भगवान की कृपा से आप भी विद्वान हैं। बेटा, पिछले जन्म के अच्छे कर्म तुम्हारे काम आ गया। काले पानी में जब तूफान आता है तो डोंगियों का कुछ पता नहीं चलता। अब दूर जमीन का किनारा नजर आने लगा था। मुखिया कहने लगा, इस लांच का मालिक बड़ा अच्छा आदमी है। वो तुम्हें वापस पांडिचेरी पहुंचा देगा और तुम्हारे घर तार पत्र भी डाल देगा कि तुम खरिया से हो। मैंने तमिल जबान में और सोनिया ने हिंदी में मुखिया का शुक्र अदा किया। वो उड़ते हुए बोला, गढ़ीवाड़ा आ गया है। वो लांच के उस हिस्से की तरफ चला गया जिधर इंजन लगा था। मछेरे रस्से और जाल लपेट रहे थे। हर कोई अपने काम में मसरूफ था। हम दोनों अकेले रह गए तो सोनिया ने आहिस्ता से कहा, खुदा ने हमारी मदद की तो हम बच गए। किस कदर भयानक तूफान था। मैंने उसे कहा कि वो तो सारे तूफान में बेहोश पड़ी रही।
असल तूफान से तो मैं गुजरा हूँ। उसने कहा, यह भी खुदा का शुक्र है, नहीं तो न जाने मेरा क्या हाल होता। लेकिन हमें अब क्या होगा? हम दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं। इंडियन पुलिस हमें आसानी से गिरफ्तार करके वापस इसराइलियों के पास अंडमान भेज देगी। उन लोगों ने ज़रूर भारत की सीआईडी और पुलिस को हमारे हुलिया बताकर खबरदार कर दिया होगा। सोनिया का अंदेशा दुरुस्त था। जिस रोज़ हम यहूदी जजीरे से फरार हुए थे, उसी रोज़ शाम को भारत के खुफिया महकमे का एक वफ्द वहां पहुंचने वाला था। सिक्योरिटी चीफ ने उन्हें पहले सोनिया के बारे में और अब मेरे फरार के बारे में भी इंडियन इंटेलिजेंस वालों को बता दिया होगा। अब वहाँ किसी पर यह बात ढकी छुपी नहीं थी कि असल पाकिस्तानी गुरीला या कमांडो में ही था, जो तमिल बाशिंदे के भेष में सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर नौकर था। यह उनके लिए इंतहाई हजीमत की बात थी कि मैं उनकी आंखों के सामने होते हुए न सिर्फ पाकिस्तानी लड़की सोनिया को निकाल कर फरार होने में कामयाब हो गया था, बल्कि उनके दो सिपाहियों को भी मौत के घाट उतार चुका था। भारत के साथ यहूदियों के इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात थे। उन्होंने मेरा और सोनिया को हुलिया भी भारतीय इंटेलिजेंस को बता दिया होगा। सोनिया की तो तस्वीर भी उनके पास थी। उस तस्वीर की कापियाँ भारतीय इंटेलिजेंस वाले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला प्रांतों के पुलिस स्टेशनों में तकसीम करने वाले थे। लेकिन इन तमाम हालात का मुकाबला करने के लिए मैंने अपने आप को एक बार फिर तैयार कर लिया था। मैंने सोनिया को भी हौसला और तसल्ली दी और कहा कि अगरचे हमें किस्मत ने एक बार फिर दुश्मनों के मुल्क में ला फेंका है, लेकिन हमें इंतहाई दानिशमंदी और जुर्रत व बहादुरी से काम लेना होगा ताकि हम यहाँ से फरार होकर दिल्ली की तरफ निकल जाएं। सोनिया ने कहा, दिल्ली जाकर क्या करेंगे? ऊपर के भारतीय सूबों में हमारे लिए कदम कदम पर खतरे के सिवाय और कुछ नहीं होगा। हमें मगरबी बंगाल की सरहद पार करके बांग्लादेश पहुंचने की कोशिश करनी होगी। सोनिया का मशवरा काफ़ी हद तक मुनासिब था, क्योंकि मुझे इस हकीकत का बखूबी एहसास था कि मशरकी पंजाब की तरफ से भारत की सरहद क्रॉस करना किस कदर दुश्वार और ख़तरनाक है। दिल्ली जाने से मेरा मकसद ये था कि वहाँ मैं किसी तरह पाकिस्तानी सफ़ीर से रब्ता पैदा करके उससे मदद हासिल करने की कोशिश करूँ। फिर ख्याल आया कि हमें अपने मुल्क के किसी भी सफ़ीर से मिलने से सख्ती से मना किया गया है। हमें किसी हालत में भी अपने मुल्क को अपनी कार्रवाइयों में मुलव्वस करने की इजाज़त नहीं थी। मैंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया, लेकिन मगरबी बंगाल की सरहद अबूर करना भी कोई आसान काम नहीं था। हम पहचाने जा सकते थे चूँकि मुझे बंगाली ज़बान आती थी, मगर सोनिया इसे बिल्कुल नाबिल थी। मेरा रंग तो सांवला हो गया था, मगर सोनिया का रंग अभी तक साफ और सफ़ेदी मैल था। उस पर खामखा शक किया जा सकता था कि यह बंगाली औरत नहीं है। बहरहाल ये मसाइल ऐसे थे कि बहुत जल्द हमें इन पर गौर करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना था, कोई फैसला करना था और फिर उस पर अमल शुरू कर देना था। गढ़ीवाड़ा की बंदरगाह करीब आ रही थी। अगर आप भारत के नक्शे पर एक नज़र डालें तो आपको मशरकी साहिल पर जनूब की तरफ पांडिचेरी की बंदरगाह दिखाई देगी। यहाँ से साहिल के साथ साथ ऊपर चलते जाएं तो मद्रास का बहुत बड़ा बंदरगाही शहर आ जाता है। यहाँ से जब ऊपर की तरफ साहिल के साथ साथ सफ़र करते हैं तो साहिल थोड़ा सा अंदर की तरफ पिचक गया है। फिर साहिल बाहर की तरफ निकल आता है। यहाँ ऊँट का एक कोहान सा बना हुआ है। इस कोहान के बिल्कुल दरमियान में दो बंदरगाहें हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं। ऊपर वाली बंदरगाह का नाम भीमावरम है और उसके नीचे गढ़ीवाड़ा की बंदरगाह है। हमारी लॉन्च उसी गढ़ीवाड़ा बंदरगाह की तरफ जा रही थी। यह बंदरगाह साबिक हैदराबाद, दक्कन और हाल आंध्र प्रदेश में वाक़ है। यहाँ से बराड की सिंगल रेलवे लाइन भारत के मशहूर शहर और जंक्शन विजयवाड़ा की तरफ जाती है। विजयवाड़ा को बेजवाड़ा और बीचवार भी कहा जाता है, लेकिन उर्फ आम में इसको विजयवाड़ा के नाम से ही पुकारा जाता है। यह बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर भी है। यहाँ से ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन मधुकाली, वारंगल और काजीपेट से होती हुई हैदराबाद को चली जाती है। क्योंकि ये सारे इलाके मेरे देखे भाले थे, इसलिए गढ़ीवाड़ा के नाम से मैं उसके हदूद अरबा को पूरी तरह समझ गया। गढ़ीवाड़ा में मैं कभी नहीं आया था, यहाँ मैं पहली बार जा रहा था। आगे किस्मत हमारे लिए किस किस्म के वाक़यात तो हादसात लिए हमारा इंतज़ार कर रही थी, इसके बारे में हमें कुछ खबर नहीं थी। यहाँ मैं एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि कमांडो मिशन की यह कहानी फर्जी नहीं है, इसलिए मैं भारत के जिन शहरों और बंदरगाहों और रेलवे जंकों के नाम लिख रहा हूँ वो भी फर्जी नहीं बल्कि असली हैं। और हैदराबाद, दक्कन के रहने वाले हजरात इन शहरों और बंदरगाहों के नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे। गढ़ीवाड़ा का किनारा बिल्कुल सामने नजर आ रहा था। लॉन्च खाड़ी में दाखिल होकर बंदरगाह की तरफ बढ़ रही थी। यह बंदरगाह भी भारत की दूसरी सहलियत
और दरमियाने दर्जे की पिछली बंदरगाहों से मुख्तलिफ नहीं थी। जेटी पर जगह जगह तेलुगु मजदूर खड़े लॉन्च का इंतजार कर रहे थे। पीछे ताड़ और नारियल के दरख्तों की कतारें सैले समंदर के साथ दूर तक चली गई थीं। आसमान पर बादल छाए थे। जेटी के करीब आते ही लॉन्च पर से रस्सियां उछाल दी गईं। लॉन्च के पहलू में मोटर कारों के पुराने टायर लटके हुए थे ताकि जेटी के साथ लगने से लॉन्च को झटका न लगे। लॉन्च जेटी के साथ जाकर लग गई थी। उसके साथ ढलानी तख्ता लगा दिया गया और मछलियों से भरे हुए बोरे नीचे खिसकाए जाने लगे। मैं और सोनिया अर्शे पर एक तरफ जंगले के पास चुपचाप खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। मुखिया मुख्तार हमारे करीब आया और अपने साथ चलने के लिए कहा। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं किसी बहुत बड़े पिंजरे में उतरने वाला हूँ। सोनिया मेरे साथ साथ थी। लॉन्च पर दूसरी तरफ एक सीढ़ी भी लगा दी गई थी। हम उस सीढ़ी पर से उतरकर जेटी पर आ गए। वहाँ वाकई मछली मंडी का शोर और हंगामा बपा था। मजदूर तमिल, तेलुगु और हैदराबादी उर्दू में बातें कर रहे थे। इससे तस्दीक हो गई कि यह दक्कन का ही इलाका था। जेटी के पीछे इमली के एक घने दरख्त के नीचे 2-4 कमरे बने थे जिनके बाहर एक मेज और चंद एक मूंढे रखे थे। एक रंगीन पायों वाली चारपाई भी बिछी थी जिसके एक पाए के साथ उगालदान भी रखा था। ढलानी छत वाले कमरों के आगे छोटा सा बरामदा था जो खाली पड़ा था। पहलू में दरख्त के नीचे एक गाय बंदी जुगाली कर रही थी। एक झोंपड़े में पीछे से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। सोनिया कुछ घबरा रही थी। मुखिया आगे जाकर एक कमरे का ताला खोलने लगा तो हम मूंढों के पास रुक गए। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, कहीं हमें किसी जाल में तो नहीं फंसाया जा रहा। मैंने गर्दन एक तरफ झुकाकर धीमी आवाज में जवाब दिया, हम क्या कर सकते हैं। मुखिया ने दरवाज़ा खोलकर हमारी तरफ देखा और बोला, श्री चंद्रन जी पधारिए, आओ बेटी। मुखिया के लहजे में सोनिया की कुछ हिम्मत बंधी। मैंने उसे कहा कि वो आगे चले क्योंकि मैं मालकिन की बहन और मुलाजिम में एक हद अदब बरकरार रखना चाहता था। कमरा छोटा सा था। अंदर एक चरपाई पर मच्छरदानी भी लगी थी। कोने में पानी की सुराही रखी थी जिसके ऊपर ताम चीनी का सरपोश पड़ा था। एक पुरानी वज़ा की छोटी सी गोल पई चरपाई के साथ ही रखी हुई थी। मुखिया ने कहा, बेटी कांता, यह तुम्हारे लिए है, तुम यहाँ आराम करो। गौसल खाना कमरे के साथ ही है। मुखिया मुझे दूसरे कमरे में ले आया। यहाँ पहले जैसा नक्शा नहीं था। यहाँ पानी की सुराही और गौसल खाना ज़रूर था मगर चारपाई की जगह सिर्फ लकड़ी का एक तख्त रखा था। मुखिया तमिल में बोला, श्रीमान चंद्र जी तुम यहाँ आराम करो, हमारी लॉन्च का मालिक अभी बाड़ी से थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं तुम्हें उससे मिलूंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। सिक्योरिटी चीफ की यहूदी बीवी और मेरी दरीना करम फरमा मैडम के दिए हुए $1 के 2 नोट अभी तक मुड़ी तुड़ी हालत में मेरी जेब में थे। मैंने $10 का नोट जेब से निकाल कर खोला और मुखिया की तरफ बढ़ाकर कहा, यह कांता जी की रकम है, हमारे कपड़े फट गए हैं, आप इनके लिए कोई सूती साड़ी और मेरे लिए भी एक धोती बाजार से मंगवा दें तो बड़ी कृपा होगी। मुखिया ने डॉलर को गौर से देखा और बोला, यह तो भर्ती नोट नहीं है। मैंने कहा, हमारी मलकन का पांडेचेरी में बड़ा कारोबार है, ये अमरीकी नोट है, इसके एवज आपको भर्ती 150-200 रुपये मिल जाएंगे। वह नोट जेब में रखते हुए बोला, तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाता हूँ। वो चला गया तो मैं सोनिया के कमरे में जाने की बजाय वहीं अपने कमरे में ही गुस्ल खाने में आ गया। नहाने के बाद मैंने वही फटी पुरानी धोती और सलूका पहन लिया। पाँव से नंगा ही था क्योंकि मेरी चप्पल समंदर में न जाने कहाँ गिर गई थी। फिर मैं सोनिया के कमरे के बाहर आ गया। मैंने उसे आहिस्ता से आवाज़ दी। सोनिया ने कहा, अंदर आ जाओ। यह लॉन्च का मालिक ज़रूर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, उससे हमें बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे फरार की खबर भारत की हुकूमत को मिल चुकी होगी और यहूदियों ने तो भर्ती हुकाम को मेरी तस्वीर भी दे दी होगी। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन यह आंध्र प्रदेश का दूर दराज शहरी इलाका है, यहाँ शायद ही कोई थाना हो। तुम्हारी तस्वीर यहाँ तक अभी नहीं पहुँची होगी। वैसे भी इंडिया एक वसी मुल्क है, भारतीय इंटेलिजेंस का हाथ इतनी जल्दी हम तक नहीं पहुँच सकेगा। मैं बाहर जाकर बैठता हूँ, मुखिया आ रहा होगा, याद रखना तुम्हारा नाम कांता है। उसने मेरा जुमला पूरा करते हुए कहा, एक दिन मैं अपने मुलाजिम चंद्रन यानी तुम्हारे साथ शेर को निकली कि तूफान में फंसकर हम भटक गया। बिल्कुल दुरुस्त। और हाँ, ये मत भूलना कि मेरा नाम चंद्रन है और मैं तुम्हारी बहन के पास मुंशीगिरी करता हूँ। दिल्ली में तुम तिमारीपुर में रहती हो और वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती हो। सोनिया ने कहा, मैं अपने डैडी के साथ जब वो पाकिस्तानी सफारत खाने से मुंसलिक थे 2 बरस यहाँ रह चुके हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया
और चारपाई के पास मूंढे पर ब्रह्मचारियों की तरह अलती पलती मारकर बैठ गया। जेटी की तरफ से दो आदमी मुझे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। उनमें एक तो मुखिया था और दूसरा एक दुबला पतला नाटे कद का आदमी था, जिसकी आंखों पर नजर का चश्मा लगा था, हाथ में छड़ी थी। उसने पतलून कमीज पहन रखी थी। करीब आया तो देखा कि उसकी कनपटियों पर से छोटे छोटे घुंघरियाले बाल सफेद हो रहे थे। मैं समझ गया कि यही मुखिया की लांच का मालिक है। मैंने जल्दी से उठकर उसे प्रणाम किया। उसने छड़ी के इशारे से मुझे बैठने को कहा। मुखिया हाथ बांधे उसके पीछे पीछे था। लांच का मालिक चारपाई पर बैठ गया। मुखिया खड़ा रहा। लांच के मालिक का रंग इस इलाके के लोगों की तरह गहरा सांवला बल्कि काला ही था। ऐनक के पीछे आंखें बेचैन सी लग रही थीं। उसने जेब से मेरा दिया हुआ $10 का नोट निकाल कर मेरे सामने रख दिया और तेलुगु में बोला, यह नोट तुमने दिया था? मैंने तमिल में कहा, जी महाराज। मुखिया ने हाथ बांध कर अर्ज किया कि मैं तेलुगु नहीं जानता, तमिल बोलता हूँ। वह आदमी मुझे मुसलसल घूर रहा था। तुम पांडिचेरी से अपनी मलकन की बहन के साथ कश्ती में बैठकर समंदर में निकले थे। मुखिया ने मेरे बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा, जी महाराज, ये नोट तुमने कहाँ से लिया? ये $10 का नोट है, उसने मुझे घूरते हुए पूछा। मैंने वही कहा जो मुखिया से कहा था। लांच का मालिक खामोश हो गया। फिर उसने मुखिया की तरफ देखकर कहा, वो औरत कहाँ है? मैंने कहा, बीबी जी अपने कमरे में बैठी हैं। ये डॉलर बीबी जी के हैं, उन्होंने मुझे दिए थे कि पहनने के लिए कुछ कपड़े खरीद रहा हूँ। समुद्री तूफान ने हमारे कपड़ों का भी बुरा हाल कर दिया है महाराज। मैंने सोनिया वाले कमरे की तरफ देखकर बड़े अदब से आवाज़ दी, कांता देवी जी बाहर पधारिए, श्रीमान जी आपसे मिलने आए हैं। लॉन्च के मालिक ने मेरी तरफ अपनी बेचैन आंखें उठाकर कहा, मेरा नाम नयाम पुली है। उसके नाम से ही मैं समझ गया कि ये शख्स कर्नाटक का रहने वाला है। उसने सोनिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने हिंदी में सोनिया से सवाल किया कि उसकी बहन का पांडिचेरी में फार्म किस जगह पर है। मैं घबराया कि सोनिया तो पांडिचेरी के बारे में कुछ नहीं जानती, मगर वो आखिर पढ़ी लिखी लड़की थी और हालात की नज़ाकत को बखूबी समझती थी। उसने कहा, मैं इलाके के नाम नहीं जानती, कभी कभार दिल्ली से अपनी बहन के पास पांडिचेरी आती हूँ। इतना मालूम है कि उस इलाके का नाम अजीब सा है। न्याम पुली ने मुखिया की तरफ देखकर कहा, इन्हें खाना खिलाया? मुखिया बोला, होटल वाले को कह आया हूँ जी, वो ला रहा होगा। नयाम पुली ने नाराज होकर कहा, ये हमारे मेहमान हैं, इनका खाना होटल से नहीं आएगा। फौरन बंगले पर जाकर रामू से कह के इनके लिए खाना तैयार करें। फिर उसने हमारी तरफ देखकर कहा, आप हमारे बंगले पर चलकर ठहरें। और हाँ कांता जी, आप अपनी बहन का टेलीफोन नंबर बता दें, मैं उन्हें आपकी खरीद की इतला कर देता हूँ। वो परेशान होंगे। सोनिया का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल सपाट हो गया, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभालते हुए बोली कि मैं उन्हें खुद फ़ोन करूँगी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बहन को यकीन आ जाएगा कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आइए मेरे साथ, मैं खुद आपको बंगले पर लिए चलता हूँ। मुखिया तुम परिंदों को संभाल लेना। नयाम पुली हमें लेकर अपने छोटे से बंगलानुमा मकान में ले आया, जो वहाँ से करीब ही था। उसकी छत ढलवान थी। एक बरामदा और सामने छोटा सा बगीचा था जो वीरान पड़ा था। नशिस्त गाह में सोफा सेट और एक दो मेज़ें रखी थीं। दीवार पर विष्णु भगवान की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी और नीचे छोटी सी तपई पर लोबान सुलग रहा था। कोने में फ़ोन रखा था। नियाम पुली ने खान सामा को वहीं बुला लिया और उसे हमारे खाने के बारे में हिदायत देने लगा। सोनिया ने मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों ही आंखों में उसे कहा कि फ़ोन करो, घबराना नहीं। सोनिया ने नियाम पुलिस से पूछा कि कौन सा नंबर डायल करने से पांडिचेरी से रब्ता बहाल होता है। उसने कोई नंबर बताया। सोनिया ने वो नंबर घुमाया और फिर यूं ही कोई नंबर मिला दिया। बाद में उसने मुझे बताया कि दूसरी तरफ से बारीक सी हेलो हेलो की आवाज़ है। कोई उस नंबर पर पहले ही से गुफ्तगू कर रहा था। मैंने बीच में अपनी फर्जी बयान से बातें करना शुरू कर दी।